अंदर एंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज को आपस में रिलेट कर सकते हैं। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको कल बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाए थे लास्ट क्लास, जिससे हमने देखा था कि कैसे हम अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करते हैं। उसी के अंदर एक और टाइप ऑफ प्रोसेस है जो आपको परेशान करता है, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो एक और नई वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दिस कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है, से N2 गैस plus 3H2 gas, it gives you 2NH3 gas। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा एच आपको लिख कर दिया हुआ है सपोज कुछ -600 किलो जूल। ठीक है, अभी आपसे कहेगा क्या कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी when let's say 6 mole each of N2 and H2 are allowed to react। तो आप 6 मोल N2 और 6 मोल H2 को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो, और इनकी रिएक्शन से ये जो रिएक्शन होगी इसके लिए आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है। तो अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में आपने इस कंसेप्ट को यूज नहीं किया है, इसलिए मैं आपको ये अलग से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मेथड नंबर 1 है ना, उसमें आप क्या करो, रिएक्शन लिखो। तो आप देखें, यह है N2 गैस, यह है 3H2 गैस, और ये बनाएगा आपके पास 2NH3 गैस। ठीक है, इसका डेल्टा एच आपको दिया हुआ ये -600 किलो जूल। तो आप किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो, जैसे चाहो तो मैं N2 के रिस्पेक्ट में बात कर लूँ, H2 के में या NH3 के में, वो आपकी इच्छा है। जैसे मैं बोल दूं कि रिएक्शन मुझसे क्या कह रही है कि फॉर 2 मोल NH3 बताओ एंथैल्पी चेंज कितना है, -600 किलो जूल है। तो अगर यहाँ पर NH3 के मोल्स चेंज होंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी चीज़ के ऊपर हम इस कंसेप्ट के ऊपर ही इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। बहुत ध्यान से देखना आप देखिए, आपको ये नाइट्रोजन दिया हुआ है 6 मोल और ये हाइड्रोजन भी दिया हुआ है 6 मोल। तो ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में सीखा था कि अगर आपको दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट्स दिए हुए हैं तो आप पहले पता करोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR कौन है। तो देखो 6 डिवाइडेड बाय 1 और 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आप देखो ये वैल्यू कितनी आएगी 6 और ये वैल्यू आएगी 2। सिंस ये छोटी वैल्यू है तो हाइड्रोजन ही मेरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सबसे पहले तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाऊंगा। ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, मैंने आपको सिखाया। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान होता है, जो रिएक्टेंट दिए हैं उनके मोल्स को उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका LR होता है। अब अगर ये LR है तो देखो ये खत्म हो जाएगा 0। गौर से देखें इस रिएक्शन को, इसके 3 मोल्स के लिए इसका 1 मोल काम में आता है। तो बताओ इसके 6 मोल के लिए कितना काम में आएगा, 2 मोल हाइड्रोजन काम में आएगा। तो बचेगा कितना आपके पास, 4 मोल नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन बोल दिया मैंने गलती से, समझ में आ रहा ना। 3 मोल के लिए 1 मोल, तो 6 मोल के लिए कितना काम में आएगा, 2। सेम इसी तरह बताओ इसके 3 मोल से अमोनिया कितना बनता है, 2 मोल। तो आप मुझे बताओ इसके 6 मोल से अमोनिया कितना बनेगा, 4 मोल अमोनिया बनेगा। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर 4 मोल अमोनिया बन रहा है तो यहां भी चेंज होगा। देखो 2 मोल NH3 के लिए डेल्टा एच कितना है, -600। बताओ 4 मोल NH3 के लिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, -1200 किलो जूल हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही। बस अब आपको ये पता लग चुका है कि 4 मोल NH3 के लिए डेल्टा एच इतना है। तो बताओ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस मैं क्या लगा सकता हूं, डेल्टा NgRT। मैं आपको टेम्परेचर देना भूल गया, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है और R की वैल्यू हमको 8 लेकर चलनी है, 8 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तब आप देखो डेल्टा एच तो मिल गया, आपको डेल्टा यू ढूंढना है। अब बचा कौन, डेल्टा Ng। तो यहां पर भी आप मिस्टेक कर सकते हो क्योंकि हमने डेल्टा Ng निकालना सीखा है। अगर आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो और इसके लिए डेल्टा Ng लिखो तो बताओ डेल्टा Ng कितना आएगा, 2 - 4 दैट इज -2। लेकिन ये जो डेल्टा Ng -2 होगा ये 2 मोल NH3 के करस्पॉन्डिंग होगा। किसके इक्वल होगा, 2 मोल NH3 के। और बताओ अपने पास कितनी NH3 बन रही है, 4 मोल।
तो अगर 2 मोल के लिए -2 है तो बताओ डेल्टा Ng 4 मोल के लिए कितना होगा, -4 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब जाके आप यहाँ वैल्यूज रखेंगे, तो अब आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी बनेगी, डेल्टा H -1200 किलो जूल। यूनिट्स का जरूर ध्यान दें, ये डेल्टा Ng उधर जाएगा तो माइनस डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, -4, R की वैल्यू 8, टेम्परेचर है 300 और इसको 1000 से और डिवाइड कर दो तो ये भी किलो जूल में आ आएगा। चलिए सॉल्व करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 इंटू 8 9600 अपॉन 1000, तो ये बचेगा -1200 प्लस 9.6 किलो जूल। और अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू मिल जाएगी -1190.4। सही है ना, कर सकता हूं। तो देखो एक तरीका तो है ये, अब ये थोड़ा क्या डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, आपको कई बार चेंज करना पड़ेगा, पहले डेल्टा H को चेंज करो फिर डेल्टा Ng को चेंज करो, तो यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं आपको एक इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ जहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप अपना आंसर भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखें क्या है अपना सेकंड मेथड। आप क्या करो, कुछ करो ही मत, सिंपल जो रिएक्शन दी है पहले रिएक्शन के लिए सारी वैल्यूज निकाल लो। तो देखो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया हुआ है -600 किलो जूल, सही है। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा Ng भी पता है, वो होता है -2, तो आप तो आराम से इस रिएक्शन का डेल्टा U निकाल लो। तो डेल्टा U कैसे निकालोगे, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT, सही ना। तो डेल्टा H के लिए निकालो कितनी, -600 माइनस, बताओ डेल्टा Ng कितना, -2, R की वैल्यू 8, टेम्परेचर 300 एंड डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल में आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास -600 माइनस माइनस प्लस 8 2 16, 16 3 4800 बाय 1000 कितना हो गया, 4.8। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -595.2 किलो जूल। इतना कर सकते हो बस। अब इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो हमने शुरू में किया था कि भाई साहब ये 6 मोल है, ये 6 मोल है, तो ये कितना 0 हो जाएगा, LR है। इसके 6 मोल से अमोनिया कितना बनेगा, 4 मोल। बस आपको लास्ट स्टेप में सब कुछ करना है। ये जो डेल्टा U की वैल्यू आई है ये कितने मोल्स के लिए आई है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल NH3। बोलो समझ रहे हो इस बात को। अब आपके पास कितना NH3 बन रहा है, 4 मोल, तो बताओ 4 मोल NH3 के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डबल, तो -595.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 4.0911। तो कैसे भी कर लो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है, लेकिन जैसा आपको भी दिख रहा है ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसमें आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो आज के बाद कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, मैंने आपके लिए डीपी में भी डाल रखे हैं ऐसे बहुत सारे 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इनमें आप ध्यान रखें, आप कुछ नहीं करो, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लो, बस ध्यान रखना लास्ट स्टेप में आपको मोल्स के लिए बदलना पड़ेगा और फिर आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सही है, चलिए तो कॉपी करें इस क्वेश्चन को, फिर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस की और उनके एनालिसिस की। तो देखो ये सब सीखने के बाद, ये बेसिक टर्म सीखने के बाद अब हम इनको यूज करते रहेंगे। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपको लगातार चीज़ों को सीखना होगा, जो पीछे आपने चीज़ें सीखी हैं उनको आप लगातार आगे यूज करते आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और उसी के बेसिस पर आप इसको परफेक्ट कर पाएंगे। तो टाइम टू टाइम क्वेश्चन करते रहें, टॉपिक्स को समझते रहें और हाँ खुद से अपनी डायमेंशंस बनाते रहें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लोगों को दिक्कत इसलिए आती है कि कई चीज़ें ऐसी होती है, स्टेटमेंट्स टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत यहाँ पे आती है जिनमें दिक्कत आती है और लोग उनको सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए वो भी हम देखेंगे कैसे उनको सोचना है, बट अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो
तो देखो क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो बैकबोन है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो उनकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूं कि प्रोसेस हम किसको बोलते हैं। तो देखो हमने देखा कि हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो स्टेट 1 है किसी सिस्टम की और ये है स्टेट 2। तो आप स्टेट 1 से स्टेट 2 गए, ठीक है। स्टेट 1 पर मान लो इसका कुछ प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, और आप स्टेट 2 पर गए, प्रेशर रहा P1, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2। तो जब आप स्टेट 1 से स्टेट 2 गए तो देखो उस पूरे प्रोसेस दौरान अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा, इसलिए इनिशियल और फाइनल प्रेशर क्या है आपका? सेम। ऐसा भी हो सकता था कि आप यहां से यहाँ आए और आपने टेम्परेचर क्या रखा हो? सेम। तो देखो सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए हम जिस रास्ते को फॉलो करते हैं, जिस पाथ को फॉलो करते हैं, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां आने में मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो इस प्रोसेस का नाम मैं कौन सा प्रोसेस रखूंगा? आइसोबैरिक। अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होता तो आइसोथर्मल। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होता तो मैं इस प्रोसेस का नाम क्या रखता? आइसोकोरिक प्रोसेस रखता। तो इस तरह से अगर हम एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल है, इट इज द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो सिंपल, द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम is called a thermodynamic process। चलो, तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात कि भाई साहब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो रास्ता जिससे आप क्या कर सकते हो, एक रिएक्शन की स्टेट को चेंज कर सकते हो, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। फिर देखें बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, एक और आप सीखोगे पॉलीट्रॉपिक। इसका नाम शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन इन सब की जो बैकबोन है, जिसके बेसिस पर ये सब काम करेंगे, उनको पढ़ने के लिए आपको इसको सीखना बहुत जरूरी है, वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप इसको लिखने के बाद, डेफिनेशन तो आपने लिख ही ली होगी, चलिए कोई नहीं, हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। तो आप 2 कॉलम बनाए अपनी कॉपी के अंदर, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और दूसरा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो हम इन दोनों प्रोसेस को सीखते हैं, ये क्या होते हैं, साथ ही साथ हम इन्हें कंपेयर करेंगे, इनमें डिफरेंसेस को भी देखेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा, इसी वजह से मैं इनके ऊपर इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं। चलिए, क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हम इनको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? दीज आर वेरी स्लो प्रोसेसेस and are completed in a long interval of time। ठीक, तो जो आपके रिवर्सल प्रोसेस होते हैं बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, उनको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा। वहीं अगर आप रिलेटिवली इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो तो ये प्रोसेसेस फास्ट प्रोसेस होते हैं। दीज आर फास्ट और सडन प्रोसेस। कभी भी किसी प्रोसेस के आगे सडन प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब वो प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा। एंड आर कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप देखो, ये तो ही बात टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी बात के बेसिस पर हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर मेरे साथ रहें, बहुत ध्यान से देखें, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो गए, तो एग्जाम्पल समझने के लिए आप थोड़ा साइड में आए ताकि मैं यहाँ पर कंपेरिजन लिख सकूँ। आप देखें, आप सभी ने ओलंपिक्स देखे होंगे, तो मेरे पास एक ओलंपिक लिफ्टर है, ओलंपिक लिफ्टर,
आओ मैं आपको इस लिफ्टर से मिलवाता हूं। ये है मिस्टर चाओ, जो कि बेसिकली एक ओलंपिक लिफ्टर हैं। तो ओलंपिक लिफ्टर है तो इनकी बॉडी वॉडी तो अच्छी होगी, है ना। तो इस तरह से हम इन भाई साहब की थोड़ी सी बॉडी वॉडी बना लेते हैं, ठीक है। ये बाइसेप, ये चेस्ट और ये एब्स वैब्स बनाए थे इनके थोड़े से, ठीक है। तो ये मिस्टर चाओ है, अपने चाओ। तो ये भाई साहब एक ओलंपिक लिफ्टर हैं और अभी अभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 250 केजीज का। 250 केजीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, ये जमीन से 250 केजी का वेट उठा के ओवरहेड पुश कर देते। कितना, 250 केजी। सोच भी मत लेना, हमारे लिए तो 25 केजी बहुत है ना। खैर चलो, तो इन्होंने 250 केजी उठाया। अब आप कहीं घूमने गए और घूमते फिरते ये भाई साहब आपको कहीं भी मिल गए, ठीक। आपको लगा कि यार ये आदमी ने 250 किलो उठाया, चलो इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। आपने क्या किया, इनको बोला कि भाई मैंने सुना है तूने 250 किलो वजन उठाया हुआ है, ले चल, ये एक रॉड है, ये 5 किलो, ये 5 किलो, इसको उठा के दिखा। क्या मुझे बता सकते हैं इसको कितनी देर में उठाएगा? हाँ, इसको यूं करके ऊपर कर देगा। कितने सेकंड में? हो सकता है विदिन अ सेकंड, 1 सेकंड के अंदर इस वेट को हाथ भी लगाना पड़ेगा, उंगली से उठा के ऊपर कर देगा। फिर आप बोलोगे अच्छा बहुत उछल रहा है तू, ये ले। और आपने वेट लगा के दे दिया इसको 255 केजी। अब बताओ ये इस वेट को कैसे उठाएगा? क्या ये इस वेट को वापस से एक उंगली से उठा देगा? उंगली रह जाएगी, वेट नहीं उठेगा इस बार, क्योंकि ये वेट क्या है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन एक राह चलते आदमी ने इसको क्या कर दिया है, चैलेंज कर दिया है। तो भैया इज्जत की बात आ गई, और जब इज्जत की बात आ जाती है तो आदमी अपनी इज्जत तो बचाता है। तो देखो ये क्या करेगा, प्रूव करने के लिए कि यार मैं 255 केजी भी उठा सकता हूं, ये वजन को उठाएगा, पूरा दम लगाएगा, पूरा दम लगा के थोड़ा सा ऊपर वेट आएगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर थोड़ा और दम लगाएगा, फिर वो ऊपर रुक जाएगा, फिर वो और दम लगाएगा, फिर ऊपर रुक जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे दम लगा के वो उस वेट को क्या ला रहा होगा, ऊपर ला रहा होगा। अगर मैं इन चीज़ों दोनों प्रोसेस को ऑब्जर्व करूं दोनों टाइम पे, तो यहाँ पर उसने विदिन अ सेकेंड ये वजन उठा के ऊपर रख दिया, जबकि यहाँ पर इसको इसके कंपेरिजन में टाइम क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये वाला जो मेरा प्रोसेस था ये था इरिवर्सिबल, क्योंकि ये बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो गया। सडन प्रोसेस था, आपने बोला इतना तो उसने उठा दिया। बताओ इस प्रोसेस में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, सॉरी ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि स्लो प्रोसेस में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। दूसरा प्रोसेस क्या आपका, रिवर्सिबल। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं। आप ध्यान देना, देखो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो था इसको ऑब्जर्व करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें आपने देखा कि ये जो वेट है, जो मास है इसका फोर्स नीचे काम कर रहा होगा, mg, सही है। और ये जो लिफ्टर है ये अपना फोर्स लगाकर इसको ऊपर लेकर जा रहा होगा, इसको मैं F लिफ्टर बोल सकता हूं, होगा। तो आप मुझे बताओ ये वेट को ये 1 सेकंड में ऊपर ले गया, बताओ लिफ्टर का फोर्स और mg में क्या रिलेशन होगा? क्या लिफ्टर का फोर्स mg के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा? नहीं होगा ना। लिफ्टर का फोर्स mg के फोर्स से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि देखो ये फोर्स अगर बहुत ज्यादा है, इसलिए तो विदिन अ सेकंड ये इसको ऊपर ले जा पा रहा है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये इतना ऊपर जा ही नहीं पाता। तो पहले केस में हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो लिफ्टर का फोर्स है ये mg फोर्स से क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए 1 सेकंड में लिफ्टर ने उठाकर वेट को ऊपर पहुंचा दिया है। तो आप देखो इस प्रोसेस को ये फोर्स ड्राइव कर रहा है, इसको मैं इसका बोलूंगा ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलूंगा, ड्राइविंग फोर्स। बताओ ये कौन सा फोर्स होगा? हाँ, ये होगा मेरा अपोजिंग फोर्स, जो इस प्रोसेस को अपोज कर रहा है।
सही है। तो ये ड्राइविंग फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स। तो देखो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि एक इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और सिंस ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है, प्रोसेस एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलो होगा। अगर मैं यहां पर आऊं तो बताओ यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन है, यहां पर अगेन ड्राइविंग फोर्स तो लिफ्टर का फोर्स ही है। और बताओ अपोजिंग फोर्स कौन है, अपोजिंग फोर्स अब भी mg है, लेकिन अब मास बढ़ चुका है। बताओ इस केस में जब ये इतने वेट को उठा रहा है, बहुत धीरे धीरे उठा रहा है, तो क्या ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है, नहीं है ना। क्या है इनमें, क्या रिलेशन हो सकता है, आप सोचो। वो यहां पे है, अब वो थोड़ा सा और दम लगाएगा और थोड़ा सा वेट को और ऊपर उठाएगा। इसका मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू से बड़ा होता है। कौन सी वैल्यू से, बहुत छोटी वैल्यू से। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जब मैंने वजन उठाया, मैं रुक गया तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर हो चुके हैं। अब मैं फिर से अपने शरीर से पूरा दम लगाऊंगा, थोड़ा सा और उसको ऊपर उठाऊंगा, फिर वेट थोड़ा सा और ऊपर उठेगा और फिर रुक जाएगा। इसका मतलब इस वाले प्रोसेस के अंदर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो ये फटाफट से ऊपर चला जाता, फटाफट से ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के बहुत बराबर हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत थोड़े से अमाउंट से ज्यादा है। जो बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है, इस बहुत थोड़े से अमाउंट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट। क्या बोलते हैं, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू। तो देखें, यह भी आपको टेक्निकल फॉर्म में मैं लिखवाऊंगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई यहां पर क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल है हमारे लिए। अगर ये रिवर्सिबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, हाँ, वो अपोजिंग फोर्स से क्या होगा, बहुत ज्यादा हो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत छोटे से अमाउंट से ज्यादा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, आप सोचो वो वजन को उठा के यहां तक ले आया। अब आपको लगा आप तो शर्त हार रहे हो, जैसे वो यहां आया आपने 5 किलो और रख दिया, बताओ क्या होगा, धड़ाम से वो नीचे पहुंच जाएगा। आपने क्या किया इस प्रोसेस में, जैसे ही किसी पॉइंट पर अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स बराबर थे, आपने अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे ही आपने अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाया, प्रोसेस वापस से कहां पहुंच गया, अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच गया। बात समझ में आ रही है। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आप अपोजिंग फोर्स को थोड़ी सी वैल्यू से और बढ़ा दो, तो ये वेट अगर यहां पहुंचा था तो वापस से नीचे गिर के यहीं पहुंच जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर ड्राइविंग फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रोसेस वापस से कहां पहुंच जाता है, अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाता है। और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं यहां पर 5 किलो वजन और बढ़ा दूं तब भी सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं आएगा। इसलिए ये प्रोसेस कैसा था, इररिवर्सिबल, और ये प्रोसेस कैसा था, रिवर्सिबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल दूं, बता दूं, मैं लिखवा भी दूंगा, रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हैं, कृपया इन्हें मिक्स ना करें। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं चलता। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जिसे आप बीच में से वापस खींच के ला सकते हो, समझ रहे हो। रिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा दोनों डायरेक्शन के अंदर चल रही होती है। तो प्लीज रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन को आपस में मिक्स ना करें, वो बिल्कुल अलग अलग है। चलिए, तो ये ओलंपिक लिफ्टर भाई साहब ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, और अब इन्होंने हमें जो सिखाया उसको हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस होता है एक रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। आए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक इररिवर्सिबल प्रोसेस की। जैसे मैंने आपको बताया एक इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, उसके लिए हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, इस बार थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है, यहां पर आपने गैस भरी हुई है और ये एक पिस्टन लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा पिस्टन है, यहां पर आपकी गैस भरी हुई है, ठीक है।
और हम मान लो एक्सपेंशन करवा रहे हैं गैस का, तो देखो अगर एक्सपेंशन करवा रहे हो तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। बताओ इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, P एक्सटर्नल, और इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, P गैस। तो देखो अगर एक्सपेंशन होना है तो P गैस तो कौन सा फोर्स हो गया, ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा। उसको अपोज कौन कर रहा होगा, P एक्सटर्नल। तो बताएं प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। अभी भी हमने देखा कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स से क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो पहले तो आप यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दें, दैट इज लिखना शुरू करें, मेरे साथ साथ लिख लें, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस the driving force is much greater than the opposing force, and hence the process is completed in a short interval of time। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज आपके काम में आएगी जब रिवाइज करोगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब कुछ लिख रहे हैं। चलिए तो अब आप देखो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन है, P गैस, और अपोजिंग फोर्स कौन है, P एक्सटर्नल। तो अगर ये एक रिवर्सल प्रोसेस है तो जो आपका P गैस है उसकी वैल्यू P एक्सटर्नल से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब होगा क्या, जैसे मान लो ये P गैस है 10 ATM, तो शुरुआत में पिस्टन का प्रेशर भी कितना रहा होगा, 10 ATM। अब आपने इसका प्रेशर एकदम से ड्रॉप करके 1 ATM कर दिया, तो जैसे इसका प्रेशर एकदम से बाहर का प्रेशर 1 ATM आएगा, ये पिस्टन क्या होगा, बहुत तेजी से बाहर भागेगा। कहाँ भागेगा, बहुत तेजी से बाहर भागना शुरू करेगा। तो क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है, ये पिस्टन बहुत तेजी से मूव करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन भी होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। वहीं अगर हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस पे चले तो हमें फिर से ये डायग्राम बनाना होगा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो देखिए आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये वही आपका सिलेंडर, ये वही पिस्टन, यहां पे वही आपकी गैस भरी हुई है। ठीक, तो ये गैस भर रही है, तो बताओ इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, P गैस, और यहां से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, P एक्सटर्नल। और बताओ यहां पर गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि प्रोसेस, बताओ ड्राइविंग फोर्स तो अब भी कौन है, P गैस, बताओ अपोजिंग फोर्स अब भी कौन है, P एक्सटर्नल। अब बताओ प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। तो बताएं एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये भी हमने सीखा, डिस्कस किया कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा दो फिर एक्सप्लेन करता हूं, आप भी साथ साथ लिख लो। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, या थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज आएगी, द ड्राइविंग फोर्स, मैं इसको DF लिख रहा हूं, इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, मैं इसको OF लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, बाय एन इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट, इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट या फिर वैल्यू, एंड इफ द अपोजिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, एंड इफ द अपोजिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय एन इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट, या स्मॉल वैल्यू, द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। ठीक, तो देखो जैसे आपको सिखाया भी अभी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत छोटी सी वैल्यू से ज्यादा होगा। तो आपने ये वाला पॉइंट लिख लिया होगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को उड़ा देता हूं यहां से और मैं यहां डिस्कस करता हूं। बताओ यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन है, P गैस। तो इस केस में जो आपका P गैस होगा वो P एक्सटर्नल से बहुत ही छोटी सी वैल्यू से ज्यादा होगा। दिस इज इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा, इत्तू सा कि आप P गैस को
अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकते हो, Px2 के। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन होती है जहां पर ड्राइविंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, P गैस के इक्वल होता है। मतलब हर पॉइंट पर P गैस P एक्सटर्नल बराबर होगा। देखो कैसे चलता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आप क्या करोगे, ये गैस है, आपको इस गैस को एक्सपेंड करना है, तो आप इसको थोड़ी सी हीट दोगे dQ। जैसे आप इसे थोड़ी सी हीट दोगे dQ, इस गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा dt। जैसे इसका टेम्परेचर dt से राइज होगा, इसका प्रेशर भी राइज होकर हो जाएगा dP, थोड़ा सा बड़ा प्रेशर। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा तो देखो अभी P गैस P एक्सटर्नल बराबर है, अब इधर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, तो जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, ये पिस्टन थोड़ा सा बाहर मूव करेगा और फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे पिस्टन बाहर मूव करेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, फिर से P गैस और P एक्सटर्नल क्या हो जाएंगे, बराबर, फिर से पिस्टन रुक जाएगा। फिर आप इसको थोड़ी सी और हीट दोगे, ये थोड़ा सा और एक्सपेंड होगा, फिर पिस्टन थोड़ा सा और आगे मूव करेगा, और इस तरह से धीरे 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 ये पिस्टन चलता रहेगा और एक दिन कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो कैरी करवाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये डिफरेंस ध्यान रखें, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जबकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। और अगर आप अपोजिंग फोर्स को P एक्सटर्नल को थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो ये सिस्टम वापस से कहां पहुंच जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाएगा। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई? चलिए तो आप ये कॉपी करें, फिर हम बात करेंगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए लिख लिया? चलो ये सब आपने लिख लिया, तो और बात करते हैं इन दोनों प्रोसेस के बारे में। कुछ और पॉइंट्स हैं भी, डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं और काम में लेने हैं। चलो इसको भी उड़ा देते, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे आपको समझाना था। चलिए नेक्स्ट चीज बात करते हैं कि और क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, तो आप लिखें अगला पॉइंट। आप देखें हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस देखा, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो गैस एक्सपैंड हो रही थी, तो जो पिस्टन से बाहर का प्रेशर लग रहा था, अंदर का प्रेशर, दोनों हर पॉइंट पर अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम। इसलिए आप ध्यान रखें रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग, कौन कौन, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा ऑलमोस्ट किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत काम की चीज है, दैट इज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एंड सराउंडिंग are in equilibrium at each stage of the process। जब तक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के हर स्टेज पर ये कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ भी नहीं होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ऐसा होता है कि आप उसकी स्टेज को देख ही नहीं पाओगे, वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है। तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, और हम ये साफ साफ बोल सकते हैं क्योंकि Px ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल है, तो सिस्टम और सराउंडिंग हर पॉइंट पर किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इफ इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस if system is restored to its initial conditions, then surrounding will also be restored
टू इनिशियल कंडीशन। ये बहुत काम की चीज है, आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी जा सकती है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में है, तो अगर सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ गया तो सराउंडिंग भी क्या होगा, अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ जाएगा। जबकि इररिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं है। फॉर एन इररिवर्सिबल प्रोसेस if system is restored to initial condition, surrounding will not be restored। ठीक, तो रिवर्सिबल में तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाते हैं, लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप सिस्टम को वापस इनिशियल स्टेट पर ले आओ तो सराउंडिंग वापस इनिशियल स्टेट पर नहीं आएगा। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल भी बोलते हैं। देखो इनके एक्चुअल रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल होने का मतलब क्या है वो आप समझें, वो मैं अगला पॉइंट आपको लिखवा भी रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ए से बी आप आए, ठीक है, आप आए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये अपने बहुत काम की चीज है कंसेप्चुअली। ए से बी आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस से आए और आपने 100 जूल वर्क किया, ठीक है। फिर आप ए से बी एक इररिवर्सिबल प्रोसेस से आए, मान लो आपने कुछ 90 जूल वर्क किया। ये कम ज्यादा क्यों होता है, कम होगा ज्यादा होगा सब देख लेंगे अपन आगे, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब आप देखो, अब मैंने ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल, अब मैंने सिस्टम को रीस्टोर किया रिवर्सिबल पाथ से ही। तो जब मैं इसको रीस्टोर करूंगा तो मुझे वापस आने में भी कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 100। लेकिन अगर मैं यहां सिस्टम को वापस से रीस्टोर करने लाया तो मुझे यहां पर 90 जूल से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, 90 जूल से ज्यादा। यह है रिवर्सिबिलिटी का फंडा। अगर एक प्रोसेस को वापस से अपने इनिशियल स्टेट पर लाने पर आपको उतना ही काम करना पड़े जितना जाने पर करना पड़ा था, तो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। लेकिन अगर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा तो वो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो जब हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम को रीस्टोर करते हैं रिवर्सिबल पाथ से ही, तो आपको उतना ही वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को वापस से स्टोर करो, रीस्टोर करो अपनी इनिशियल कंडीशन पे, तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब सेम स्टेट पर वापस आने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर सिस्टम रीस्टोर हुआ तो सराउंडिंग भी रीस्टोर होगा। दूसरा, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आपका सिस्टम रीस्टोर हुआ तो सराउंडिंग रीस्टोर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वो आपको ये लिखना है यहां पर कि इफ a reversible process is restored to initial state, then state reversibly, then same amount of work has to be done। तो जितना काम आपने जाने में किया था उतना ही काम आपको वापस आने में भी करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपका प्रोसेस एक इररिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मोर वर्क has to be performed to restore the system in an irreversible process। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें। एक रिवर्सिबल प्रोसेस को आप वापस से उतना ही काम करके इनिशियल कंडीशन पे ला सकते हो, लेकिन आप एक इररिवर्सिबल प्रोसेस को वापस नहीं ला सकते। बात समझ में आई। तीसरा, जैसा कि आपको दिख ही रहा है,
रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग सब रीस्टोर हो जाते हैं। जो काम की बात है वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी। ये रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं? रियल लाइफ में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगली जो काम की बात है वो सिंपल सी बात ये है कि भाई साहब, दीज आर रिवर्सिबल, दीज आर इमेजिनरी प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेस होते हैं? दीज आर इमेजिनरी प्रोसेसेस एंड डू नॉट अकर इन रियल लाइफ। ठीक, जबकि ये दीज आर रियल प्रोसेसेस एंड अकर इन रियल लाइफ। इन जनरल आप जो भी प्रोसेस देखते हो वो सबके सब क्या होते हैं? आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास पानी है, जल, अभी 27 डिग्री सेल्सियस पर, आपको इसको गर्म करना है 47 डिग्री सेल्सियस तक। बताओ मैं आपको ये काम दे दूं तो आप इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे, गैस लोगे, थर्मोमीटर लोगे, उसमें डालोगे, तब तक हीट करते रहोगे जब तक टेम्परेचर कहाँ नहीं पहुंच जाता है? 47 तक। सही बात है। बताओ ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल? पता नहीं सर, कर रहे हैं तो रिवर्सिबल होगा, लोग ऐसे बोल देते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, ये जो आपने किया दिस इज इरिवर्सिबल। अगर आपको इसी काम को रिवर्सिबली करना होता तो कैसे करते? आप इसको थोड़ी सी हीट देते। क्या देते? थोड़ी सी हीट देके आप इसको पहुंचाते 27.01 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, फिर आप इसको और हीट देते, फिर आप इसे पहुंचाते 27.02। इस तरह से 27.03, 04, 05, 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पहुंचते पहुंचते आप 27.1 पर पहुंचते, फिर 27.1 से आगे चलते। इस तरह से एक दिन इसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप कहाँ पहुंच जाते? 47 डिग्री सेल्सियस पर। क्या आप ऐसा करते हो? नहीं ना, कर ही नहीं सकते, बुढ़े हो जाओगे, हो सकता है लुढ़क भी जाए एक दो लोग तो, है ना। तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। आप जो करते हो वो तो कैसे करते हो? इरिवर्सिबली। लिया, खट्टाक से इसको गर्म किया और 47 में पहुंचा के मुझे वापस दे दिया। तो ये समझे आप, रिवर्सिबल प्रोसेस रियल लाइफ में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको आपको बहुत स्लो कैरी करवाना पड़ता है। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमें लिमिट्स बताते हैं। एक प्रोसेस में मैक्सिमम कितना वर्क हो सकता है और मिनिमम कितना वर्क हो सकता है वो हमें कौन बताता है? रिवर्सिबल। कैसे? वो भी हम सीखने वाले हैं, बट आप ये समझें, दुनिया में जितने भी गम नहीं, दुनिया में जितने भी प्रोसेस हैं रियल हैं वो सब के सब क्या होते हैं? आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये बात हुई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल क्या होते हैं। आपको रटना नहीं है सब, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए दोनों में डिफरेंस। कि रिवर्सिबल बहुत स्लो चलता है, क्यों? क्योंकि उसमें ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स बराबर होते हैं, सिस्टम सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सिस्टम को रीस्टोर करो तो सराउंडिंग भी रीस्टोर हो जाती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं, सिस्टम को रीस्टोर करो तो सराउंडिंग का रीस्टोर होना जरूरी नहीं है, वो इमेजिनरी है, जबकि ये सब क्या है? रियल। अब आती है काम की बात, हमें मेनली इन दोनों में कंपेयर करना होता है वर्क डन। बहुत ध्यान से देखें, यहां से आपके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे वर्क डन को कैलकुलेट करने के। तो देखें कैसे हम एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन को कंपेयर करते हैं। तो हम अलग नहीं करते हैं, इन्हीं कॉलम्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने आपको अभी तक सिखाया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू टी वी। अभी तक के एपिसोड्स में आप ये सारी बातें सीख ही चुके हैं। चलिए अब मैं वापस से बात करता हूं रिवर्सिबल। बहुत ध्यान से देखना, दिमाग थोड़ी देर के लिए खाली कर देना, किसी की याद आ रही हो तो उसको याद मत करना। ये आपके पास एक सिलेंडर है, यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इधर वही आपने गैस फिल की हुई है, इधर से काम कर रहा है पी एक्सटर्नल और इधर से काम कर रहा है पी गैस। सही है? बताओ प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या थी? मान लो मैं फिर से एक्सपेंशन ही करवा रहा हूं,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या थी कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब जो P गैस है उसकी वैल्यू P एक्सटर्नल से थोड़ी सी ही ज्यादा होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P गैस P एक्सटर्नल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा? बोलो हाँ, हाँ है ना, अभी तो प्रूव किया हमने। तो अगर हम P एक्सटर्नल को P गैस के इक्वल लिख सकते हैं तो बताओ एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P गैस इंटू dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या होगा, जैसे पिस्टन मूव करेगा गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो जो गैस का प्रेशर है वो गैस के वॉल्यूम के साथ लगातार चेंज होता रहेगा। क्योंकि प्रोसेस बहुत ही स्लो है तो हम इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि प्रेशर के साथ गैस का वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, गैस का प्रेशर वेरिएबल है, लगातार वॉल्यूम के साथ साथ गैस का प्रेशर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए हम यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं। अगर आपको यहां पे वर्क निकालना है तो आप P की वैल्यू V के टर्म्स में लिखोगे और फिर उस इक्वेशन को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो काम की बात जो है वो ये है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आज तक आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस P डेल्टा, ये भूल जाओ। अब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P गैस इंटू dV। कौन से प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल के लिए। आओ चेक करते हैं क्या इरिवर्सिबल के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा। तो इरिवर्सिबल के लिए बात करते हैं। आप फिर से यहां पर एक सिलेंडर बनाएं, पिस्टन लगाएं, यहां पर गैस को फिल करें, इधर से प्रेशर कौन सा लग रहा होगा बताओ, P गैस, इधर से फिर से क्या लग रहा होगा, P एक्सटर्नल। एक्सपेंशन हो रहा है, बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन है, P एक्सटर्नल। तो अब आप देखें जो आपका P एक्सटर्नल है वो P गैस से क्या है, बहुत ज्यादा है। बात नंबर 1, क्या मैं सही हूं? इतनी देर से ये तो डिस्कस कर रहे तो मैं बिल्कुल सही हूं। दूसरा, अब आप देखें ये पिस्टन बहुत ही तेजी से यहां से बाहर आएगा और मान लो यहां कहीं आके रुक जाएगा। सही है? तो ये बहुत तेजी से बाहर आया। अब आप देखना, ध्यान देना, जब ये बहुत तेजी से बाहर आया तो P गैस तो चेंज होगा, लेकिन P एक्सटर्नल क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। भाई मान लो प्रेशर 10 atm था, तो आपने प्रेशर को ड्रॉप करके 1 atm कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही प्रेशर 1 atm हुआ ये गैस बहुत तेजी से एक्सपैंड होगी, पिस्टन बाहर निकलेगा, तो P एक्सटर्नल तो 1 atm ही बना रहेगा। बताओ ये पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों प्रेशर कितने नहीं हो जाते हैं, 1 atm नहीं हो जाते। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं तो देखो W इरिवर्सिबल, वर्क डन का फॉर्मूला तो वही है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो आप बहुत ध्यान से समझें, जैसे मैंने वहां लिखा कि भाई गैस का प्रेशर वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है, वो तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर आप गैस के प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत ध्यान से समझना, वैसे तो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, स्किप कर देते हैं लोग, पर मैं समझाऊं आपको। देखो क्या होगा, जैसे इसका प्रेशर 10 atm से 1 atm ड्रॉप होगा, इधर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इधर का प्रेशर बहुत कम है, तो क्या होगा, पिस्टन बहुत तेजी से इधर मूव करना शुरू करेगा। पिस्टन जब इधर बहुत तेजी से मूव करना शुरू करेगा तो इस गैस के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होती है? होगा क्या, गैस पिस्टन के इस वाले पार्ट पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही होगी, लेकिन पीछे जाते जाते गैस का प्रेशर क्या होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा। मतलब गैस का यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं है, पिस्टन के ऊपर इधर प्रेशर बहुत ज्यादा है और पीछे की तरफ प्रेशर क्या होता जाता है, बहुत कम होता जाता है। तो हम यहां पर ये नहीं देख पाएंगे कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ यहां पर कैसे वेरी कर रहा है। वहां तो पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था तो हम ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन नहीं बता पाएंगे तो हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम P गैस से तो बात ही नहीं कर पाएंगे, हम बात करेंगे P एक्सटर्नल से। बताओ वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट,
और ये पूरे प्रोसेस में क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो अगर ये कांस्टेंट बना हुआ है तो हम इस कांस्टेंट को निकाल लेंगे बाहर, और बताओ W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन होता है V और V2 माइनस V1। और यहीं से आपको लैंग्वेज भी सीखनी है। क्वेश्चन में अगर आपसे बोला है कि एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, तो ये 200% पक्का है कि वो कौन सा कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा, इररिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल के लिए तो क्वेश्चन में लिख कर देगा, अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आप अभी समझें कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है। कि एक इररिवर्सिबल प्रोसेस में आप प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन नहीं है। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा होती है कि आप प्रेशर को वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक इररिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये दोनों प्रोसेस डिफर ही इसमें करते हैं, जबकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस इंटू डीवी होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये इसका समरी है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते हो कि रिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है और इररिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व होने वाली है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, बहुत सारे 20% क्राउड ऐसा होता है जिसको ये पता ही नहीं होता है कि रिवर्सिबल में ये फॉर्मूला लगाते हैं और इररिवर्सिबल में ये। वो तो दुनिया की हर जगह एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस पी डेल्टा वी, लेकिन आप उनमें से नहीं है ना। तो इसी बात पे आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम इन दोनों वर्क्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। हाँ, इनमें से कोई एक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। एक बार आप इसे कॉपी करें। तो चलो ये सीखने के बाद हम कंपेयर करते हैं वर्क। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। देखें एक चीज का आप ध्यान रखें, वर्क ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ते ही हो, नहीं पढ़ा तो भी ध्यान रखना। वर्क क्या होता है, वर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अगर मान लो आपने किसी प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ बनाया है, मान लो ऐसा ग्राफ है ना, तो इसके अंडर का एरिया निकाल दो, ये पूरा एरिया, ये एरिया आप निकाल दोगे तो ये एरिया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क दे देगा। क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड। साइन आपको खुद देखना पड़ेगा, तो मैं सिखा चुका हूं। एक्सपेंशन का वर्क कैसा होता है, नेगेटिव, और कंप्रेशन का वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। सही है। तो इस चीज का मैं यूज करूंगा और फिर इसके बेसिस पर मैं क्या करूंगा, यहां पर वर्क कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम वर्क कंपेयर करने जा रहे हैं एक्सपेंशन के केस में, कि आपके पास एक गैस है और उस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ से खेलेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये आपका पीवी ग्राफ बनाते हैं, आपका नहीं, गैस का। आपका पीवी ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। चलिए, तो हम गैस के लिए पीवी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, है। आप पॉइंट ए पर थे, ये है पॉइंट ए, और आप आए इस पॉइंट बी पर। ठीक है, अभी आप आए ऐसे, तो ये आपका कुछ प्रेशर था, मान लो 10 atm था। मैं ऐसे वैल्यूज दे रहा हूं आपको ताकि आप आसानी सीख पाओ। और ये प्रेशर है 1 atm। तो आप ए से बी आए, तो देखो ए से बी कुछ वॉल्यूम था, बी का वॉल्यूम ज्यादा, ए का वॉल्यूम कम, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर वेरिएबल प्रेशर है, प्रेशर वॉल्यूम के साथ लगातार बदल रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है ये कौन से प्रोसेस का ग्राफ होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ होगा। कौन से प्रोसेस का होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब आप देखो, अगर मैं इसी का इररिवर्सिबल का डायग्राम बनाऊं, तो मैं इररिवर्सिबल का डायग्राम तो बना ही नहीं सकता। ग्राफ पे आप इररिवर्सिबल प्रोसेस का पीवी डायग्राम नहीं बना सकते हो। अगर डायग्राम बना हुआ है ऐसा, तो मतलब पक्का है कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हाँ, हम दिखा सकते हैं। दिखा कैसे सकते हैं, हम बोलेंगे कि भाई साहब देखो प्रेशर था 10 atm, अगर आपने इस प्रोसेस को इररिवर्सिबली करवाया होगा, है ना,
पिस्टन पे आपने एकदम से प्रेशर ड्रॉप किया होगा 1 atm तक, तो आप इस पॉइंट पर थे। बताओ अगर आपको प्रेशर ड्रॉप करना है तो आप यहां आए होंगे 1 atm पर। तो आपने 10 atm से 1 atm प्रेशर ड्रॉप किया। जैसे आपने 10 atm से 1 atm ड्रॉप किया, पिस्टन बहुत तेज से भागा होगा और उसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा। ये आपको लग रहा है 2 स्टेप में होगा, लेकिन एक स्टेप में प्रोसेस है। प्रेशर ड्रॉप हुआ, गैस एक्सपेंड हुई, लेकिन इस पेपर पे हम उसे एक बार में नहीं दिखा सकते। अगर दिखा पाते तो हम ऐसा कोई ग्राफ बनाते। तो देखो 2 पार्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही प्रोसेस है, सिंगल स्टेज है। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। इसको अभी आगे और यूज करूंगा मैं टर्म को, बट हाल फिलहाल आप देखें 10 atm था, मैंने 10 atm से एकदम से प्रेशर ड्रॉप किया 1 atm, और 1 atm प्रेशर ड्रॉप करते ही गैस का वॉल्यूम एकदम से बढ़ा और वो अपनी फाइनल वॉल्यूम पर पहुंच गया। अब आप बोलोगे सर ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओ भाई, ये टाइम थोड़ी ना है, ये तो वॉल्यूम है। आपको कैसे पता है धीरे धीरे बढ़ रहा है? क्या आपको पता है धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है? नहीं, मैंने टाइम का ग्राफ थोड़ी बनाया है। मैंने क्या बोला, प्रेशर एकदम से ड्रॉप किया और वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया। देखो अब आप बोलो आप ऐसे चलोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो टाइम नहीं है। आप ये ना समझें, मैंने आपसे बोला ना प्रेशर यहाँ था, ड्रॉप किया, गैस आगे भाग गई, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते हैं उसको, इसलिए 2 पार्ट्स में दिखा रहे हैं। तो देखें ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये हमारे कौन से प्रोसेस को डिनोट कर रहा है? इरिवर्सिबल को। सही है, ठीक है। इसके समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, मैं इसीलिए इसको यूज करता हूं। अब आप देखो ये रिवर्सिबल, अगर आप रिवर्सिबल के अंडर का एरिया निकालो तो वो एरिया क्या होगा? मैं इसको ब्राउन से शेड कर रहा हूं। ये पूरा एरिया किसका होगा? रिवर्सिबल का। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल के अंडर का एरिया निकालो तो वो सिर्फ इतना सा एरिया होगा। समझ रहे हो? तो बताओ किसके अंडर एरिया ज्यादा है? रिवर्सिबल के। तो अगर रिवर्सिबल के अंडर एरिया ज्यादा है तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होगा। समझ सकते हैं? आप यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे, क्योंकि एरिया रिवर्सिबल का ज्यादा है तो वर्क डन भी क्या होगा? उसी का ज्यादा होगा। तो आज के बाद हमारे लिए एक पॉइंट बन गया कि किसी भी गैस के एक्सपेंशन के लिए जो रिवर्सिबल का वर्क है वो इरिवर्सिबल के वर्क से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको समझ सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कंप्रेशन की। किसकी बात करेंगे? कंप्रेशन की। कंप्रेशन के केस में क्या होगा? चलो तो रंग बदल लेंगे कंप्रेशन के लिए हम। अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं। तो फिर से आप पीवी ग्राफ बनाएं। इधर आप लें प्रेशर को, इधर ले वॉल्यूम को, और इस बार आप इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जा रहे हो। मान लो इस बार वैल्यूज उल्टा कर देते हैं, ये 1 atm था और इस बार आप 10 atm पर जा रहे हो। तो देखो एरो बदल गया, आप इधर से इधर जा रहे हो। तो बताओ ये कौन सा पाथ? हाँ वेरी गुड, ये पाथ तो कौन सा हो गया? रिवर्सिबल। सोचना ही नहीं है। अब अगर मैं इसका इरिवर्सिबल कर्व प्लॉट करूं तो आप देखो ये पिस्टन आपका अभी दोनों साइड प्रेशर 1 atm था, तो आपने गैस पे एकदम से प्रेशर 10 atm किया होगा। जैसे ही प्रेशर 10 atm किया होगा, गैस साथ के साथ क्या होगी? कंप्रेस होकर इतनी जगह में आ गई होगी। तो अब आप पॉइंट ए पर हो, आपको प्रेशर एकदम से इंक्रीज करना है। तो से नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे? ऊपर जाओगे ना। तो देखो आपने प्रेशर एकदम से इंक्रीज किया और जैसे ही प्रेशर 10 atm हुआ, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होके क्या हो गया? यहां पहुंच गया। तो बताओ ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है आपका? इरिवर्सिबल। बताओ सिंगल स्टेज है 2 स्टेज में? हाँ सिंगल स्टेज में। लग रहा है ऐसा 2 स्टेज में है। कैसा? सिंगल स्टेज में। 2 स्टेज का कैसा लगता है वो भी बताऊंगा, अभी आप समझें। अब बताओ किसका एरिया ज्यादा आएगा? दिख रहा है साफ साफ? ये ग्राफ ऊपर है, इसका एरिया ज्यादा आएगा। तो अब इस केस में क्या है? क्योंकि एरिया ऑफ, आप ये भी लिख देना, क्योंकि यहां पर एरिया अंडर इरिवर्सिबल, एरिया अंडर रिवर्सिबल से ज्यादा आ रहा है, तो W इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड W रिवर्सिबल से क्या होगा? ज्यादा। यहां पर भी लिख देना आप कि यहां एरिया अंडर रिवर्सिबल एरिया अंडर इरिवर्सिबल से ज्यादा है, तो यहां पर रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक गैस के एक्सपेंशन के लिए
रिवर्सिबल का वर्क हमेशा इरिवर्सिबल वर्क से ज़्यादा आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और एक गैस के कंप्रेशन के लिए इरिवर्सिबल का वर्क रिवर्सिबल के वर्क से ज़्यादा आएगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, दूसरी उसकी अपोजिट है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा है, और कंप्रेशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होगा। तो ये थे आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आज का पूरा लेक्चर मैंने आपको सिर्फ यही समझाने में लगा दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता है तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, आज के लेक्चर को समझें। आज हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये सिंगल स्टेज है तो 2 स्टेज 3 स्टेज कैसा दिखेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस की, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उनके लिए कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उनमें हम कैसे फर्स्ट लॉ को यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।